हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉर्ट। कियारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारी डे 5 की क्लास, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की चल रही है। हमारे इंटरव्यू क्लासेस जो हैं उत्तर प्रदेश के विषय में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कल, जनगणना से रिलेटेड और राज्य व्यवस्था के बारे में। आज हम लोग को करना है उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भूगोल। यहाँ से जो कुछ मुझे लग रहा है कि मेरी समझ से आपको जानना चाहिए, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भूगोल, इसमें जो है सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ आपके लिए ये है, सीमावर्ती देश कौन सा है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती, ठीक है ना, सीमावर्ती देश कौन सा लगा हुआ है। तो जो सीमावर्ती देश लगा है सभी को पता होगा, सबसे पास में कौन सा है, नेपाल। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं सेकंड नंबर की। ये सीमावर्ती देश था आपका। जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका सीमावर्ती प्रदेश। ठीक है, तो कौन से हैं, टोटल देखिए 9 हैं। ठीक है, टोटल जो हैं वो आपके 9 हैं, लेकिन किस तरह से हैं वो, जैसे दिल्ली है, ठीक है, और ये जो आपका स्टेट, इसके अलावा जो है एवं 8 राज्य, जैसे दिल्ली जो आपका है केंद्र शासित प्रदेश एवं 8 राज्य। अब इन 8 राज्यों में कौन सा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन कौन से सीमावर्ती प्रदेश हैं। तो उसमें पहला है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद से हरियाणा। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका उत्तराखंड। ओके, इसके बाद से है राजस्थान। इसके बाद से है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद से है छत्तीसगढ़। इसके बाद से है आपका झारखंड। के बाद से आपका आता है बिहार, जो कि आपका लास्ट है। आप काउंट कर लें यहाँ से। देखिए, हिमाचल प्रदेश पहला, हरियाणा दूसरा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छठा, झारखंड सातवां और 8वां बिहार। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आती है बात इसमें से, अब हम लोग को इसमें देखना है कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य हमें बताना है। तो यहाँ मेंशन कर रही हूँ शॉर्ट में। ठीक है, यूपी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, जो कि टच करता है, सबसे अधिक ज़्यादा जो है वो टच हुआ है, स्पर्श करने वाला राज्य, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आपका आंसर है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे है कि उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य, न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य। ठीक है, करने वाला राज्य, तो जो न्यूनतम स्पर्श करता है वो आपका है HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद से अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले, सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला या स्पर्श होने वाला, ठीक है, यूपी का जिला। ठीक है, यूपी का जिला कौन है जो कि सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श होता है। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंटरव्यू के साथ साथ ये सब जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अदर जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यूज़फुल हैं। जो पीईटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को पीईटी के पर्पज़ से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोनभद्र जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, कौन सा है, सोनभद्र। और ये जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अब ये चीज़ जान रहे हैं तो साथ में ये भी जानते हुए चलें कि कौन कौन से वो 4 राज्य हैं। तो ये आपका है, यहाँ से शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड, एंड द लास्ट वन इज बिहार। ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके बाद से 6ठे नंबर पे
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सटे हैं। ठीक है, यानी कि ये भी लिख सकते हैं कि यूपी के कितने ज़िले, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सटे हैं। ठीक है, तो कितने ज़िले सटे हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं ये भी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मेंशन कर रही हूँ। महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, नेक्स्ट है श्रावस्ती। ठीक है, 7 करना है हमें। बहराइच, इसके बाद से आपका आता है लखीमपुर, और इसके बाद से जो लास्ट है आपका लखीमपुर खीरी, ध्यान रखिएगा, ये भी कर दे रही हूँ, खीरी भी लिख दे रही हूँ, लखीमपुर खीरी। और जो इसके बाद से लास्ट है इसमें, यानी कि जो टोटल 7 ज़िले हैं वो स्पर्श करते हैं, इसमें जो लास्ट वाला है वो है आपका पीलीभीत। ठीक है, वो है आपका पीलीभीत। चलिए, ये चीज़ें आपने देख ली। ठीक है ना, नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सटे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सटे हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये भी साथ में रखिए इसमें, ये मैंने शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कल करवाया है कि नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यही ध्यान रखिएगा कि लखीमपुर खीरी ही है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, दूसरा सोनभद्र। ठीक है, और फिर जो है आपका हरदोई तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों को। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है, सर्वाधिक की बात कर ली है तो न्यूनतम भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, इसमें भी देख लो, हापुड़ है। ठीक है, फिर है आपका संत रविदास नगर, और इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका है वो है गाज़ियाबाद। ठीक है, गाज़ियाबाद है। पहले नंबर पे कौन सा है? हापुड़ है, ध्यान रखिएगा। फिर संत रविदास नगर है, उसके बाद से है आपका गाज़ियाबाद। ठीक है, चलिए इसके बाद से चलिए आगे देखते हैं। जलवायु की बात कर लें अगर हम, ठीक है, अगर हम लोग जो है जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसी है यहाँ की? यहाँ की जो जलवायु है सामान्यतः अगर हम बात करें तो उपोष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैं 9 नंबर डाल रही हूँ, इसके बाद से 8 के बाद से ही जो है हम लोग कर ले रहे हैं। बात किया जाए कि मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा, तो इसमें आप डालेंगे नाम गोरखपुर का। ठीक है, गोरखपुर, जिसे मुख्यमंत्री का शहर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए भी जो है इम्पॉर्टेंट है। और अगर न्यूनतम वर्षा की बात कर ली जाए, न्यूनतम वर्षा की, तो ये होता है मथुरा में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक गर्मी है ना,
सबसे अधिक गर्मी, तो इसके लिए आप डालेंगे यहाँ पे आगरा और झांसी। ठीक है, आगरा और झांसी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इसमें जलवायु से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नदियों की। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इस बारे में जान लेंगे। कुछ प्रमुख नदियों के विषय में भी जानकारी रखेंगे, ज़रूरी है। ठीक है, 12 नंबर पे तो मुख्यतः जो है अगर हम बात करें उद्गम स्थल के, तो 3 जो है आपके उद्गम स्थल हैं। ठीक है, 3 उद्गम स्थल हैं। कौन कौन से 3 हैं? देखो, पहला जो है आपका हिमालय से। ठीक है, पहला जो है हिमालय से जिसका उद्गम होता है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको। हिमालय से होते हैं तो देखो इसमें है गंगा, ठीक है, यमुना, शारदा, गंडक, घाघरा, रामगंगा और राप्ती। ठीक है, रामगंगा और राप्ती। ठीक है, ये मैंने बताया है उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल 3 मैंने बताए हैं। इसमें से पहला जो था हम लोगों ने देखा है वो था आपका हिमालय से। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है आपका गंगा के मैदानों से। ठीक है, गंगा के मैदानों से। अब गंगा के मैदानों से बात की जाए यहाँ पे, तो गंगा के मैदानों से कौन कौन सी निकलती हैं? तो इसमें आपका है गोमती, ठीक है, सई नदी, ठीक है, वरुणा नदी, ठीक है, और आप इसमें और डाल सकते हो ईशन नदी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद से बात करते हैं जो तीसरा वाला हमारा है दक्षिण के पठार से। ठीक है, दक्षिण के पठार से। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है आपका कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, ठीक है, फिर है आपका केन, सोन नदी, इसके बाद से है आपका रिहंद, फिर है टोंस नदी और कन्हार। ठीक है, तो ये जो है मुख्य जो है आपके 3 उद्गम स्थल हैं, उनके विषय में बता दिया गया है आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानेंगे। और इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, शायद ये 12 नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें, देखो जो ये 3 चीज़ें हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और इसको भी जान लो, ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं। गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, तो बाएं किनारे से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें है आपकी गंडक, रामगंगा, राप्ती और गोमती। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद से 3rd नंबर है। जैसे कि हमने ये वाला किया है ठीक वैसे ही वो करेंगे। ये जो आपका था ऊपर वाला उसमें था गंगा में बाएं किनारे से, और इसमें जो हम बात करेंगे नेक्स्ट में ये है गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। तो दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मिलने वाली हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो है आपकी यमुना और सोन, यमुना और सोन नदी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ के ज़रूर से जाएं, क्या पता पूछ ही दिया जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। अगर 2-3 भी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए जो हैं प्रमुख शहर कौन कौन से हैं।
तो इसमें आपके है मथुरा है, कौशाम्बी है, और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मथुरा है, कौशाम्बी है, और भी अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप बताएं। इसके बाद से आप देख लें कि गंगा के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो गंगा जी के किनारे तो बहुत सारे जो प्रमुख शहर हैं वो बसे हुए हैं। इसमें भी आप एक दो देख लीजिए तो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आपका, ठीक है, और उसके बाद से कानपुर में भी गंगा जी बहती हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें तो वाराणसी भी जो है, वाराणसी में भी जो है क्या है, गंगा जी बहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 16 नंबर पे है। इसमें देखो अगर और भी पूछ लिया जाए, जैसे शारदा नदी है, जैसे कई नदियां हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो जैसे शारदा नदी है, शारदा नदी का अन्य नाम पूछा भी गया है ये एक बार। शारदा नदी का अन्य नाम क्या है, या फिर कोई और नाम जो है बताएं, वो है काली नदी। ठीक है, तो ये है शारदा नदी का अन्य नाम। अब जैसे मान लो इसी तरह से आपसे रामगंगा के बारे में पूछ दिया कि रामगंगा जो है, इनके जो है किनारे पे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है। ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, प्रमुख शहर। तो यहाँ पे कौन से हैं, देखो मुरादाबाद भी एक है ना, मुरादाबाद, और एक और आप कर लो यहाँ पे बरेली कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे राप्ती नदी है, तो राप्ती नदी के किनारे अगर कहा जाए कि प्रमुख शहर कौन बसा हुआ है, तो अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ सेंटेंस। राप्ती नदी के किनारे बात करें तो सबसे पहले तो गोरखपुर का ही नाम ले लेना। ठीक है, गोरखपुर जो है बसा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद से आप जो है 19 नंबर पे ये भी कर सकते हो कि गोमती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन से हैं। तो इसमें आपका लखनऊ है, ठीक है, जौनपुर है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख नदियों को ज़रूर से जानेंगे। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं सरयू नदी की, ये भी जान लेंगे कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन सी नदी बहती है। तो इस सरयू नदी के किनारे कौन सा प्रमुख जो है, तो वो है अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है, प्रमुख शहर कौन सा बसा हुआ है, मंदाकिनी नदी। यहाँ पे आप डाल सकते हो चित्रकूट। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे है अलकनंदा कहाँ से बहती है, ये भी जान लेना, पूछा जाता है। अलकनंदा तो ये सभी को पता होगा। अलकनंदा ये जो है आपका बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, ये जो है बद्रीनाथ से बहती है अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 23। यहाँ पे है कि टोंस नदी का अन्य नाम, टोंस नदी का अन्य नाम आप कह सकते हो, या किसी और नाम से टोंस नदी को जाना जाता है, तो वो है आपका तमाशा नदी। ठीक है, तमाशा नदी। ठीक है, अगर बात किया जाए केन नदी का, तो केन नदी का अन्य नाम क्या है। अगर कोई नाम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो केन नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है, तो केन नदी का जो अन्य नाम है वो है कर्णवती। ठीक है, क्या नाम है, कर्णवती। ठीक है, तो ये चीज़ जानेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे सिंचाई के विषय में अगर आप जानेंगे, ठीक है, या फिर नहर और बांध के विषय में अगर कुछ जानेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे जानने लायक आपको कि जैसे सिंचाई में जो है कौन कौन से साधन हैं यूज़ होते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखवाने जैसा नहीं है। जैसे कि आपका नलकूप है, ये होता है, ठीक है, नहर से होता है, कुएँ से होता है, तालाब और झीलों का यूज़ करके लोग करते हैं, और भी कई साधन होते हैं जिनके द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि बहुत सारे जो है नहर और बांध भी जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो पूर्ण मंदिरों के बारे में जान लेते हैं जो जहाँ जहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो
इसके अलावा अगर आपके जगह पे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा मंदिर है जो कि फ़ेमस है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी कुछ जगहों का मैं लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे वापस से नंबरिंग करके, जैसे कि आपको पता होगा काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है ना, विश्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में, ठीक है, ये स्थित है वाराणसी में। इसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वृंदावन मंदिर का, तो वृंदावन आप सभी को पता है, ठीक है, वृंदावन मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 पे विंध्यवासिनी मंदिर, ठीक है, विंध्यवासिनी मंदिर, तो ये कहाँ पे स्थित है? विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है विंध्याचल में, कहाँ? मिर्ज़ापुर, ठीक है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आपका आता है बाबा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, बाबा सोमनाथ मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका देवरिया में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जगह के बताया जा रहे हैं, बाकी अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ पे कोई ऐसा है मंदिर जो कि इम्पोर्टेंट है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। इसके बाद से है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में। इसके बाद से नंबर 6 पे आपका है वराह भगवान मंदिर, वराह भगवान मंदिर, तो वराह भगवान मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है एटा में, ठीक है। इसके बाद से नंबर 7 पे है आपका देवी पाटन मंदिर, देवी पाटन मंदिर, और ये मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका तुलसीपुर में, ठीक है, कहाँ स्थित है? तुलसीपुर में। इसके बाद से नंबर 8 पे है आपका भृगु मंदिर, ठीक है, क्या स्थित है? नंबर 8 पे है भृगु मंदिर, और ये स्थित है बलिया में, ठीक है, ये स्थित है बलिया में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर 9, यहाँ पे है आपका राजेश्वर श्री विद्या मंदिर, राजेश्वर श्री विद्या मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका बंगरमाऊ उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, जैसे कि अब अयोध्या का राम मंदिर है जो कि निर्माणाधीन है अभी, ठीक है, तो ये भी आपसे अगर पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो है किन भगवान का जो है मंदिर बन रहा है, या फिर राम मंदिर जो है निर्माणाधीन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो निर्माणाधीन है, ठीक है। और जैसे कुछ प्रमुख जो है पर्यटन स्थल भी हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से हैं, ठीक है, मेले कौन कौन से लगते हैं, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मेला लगता है वो लगता है कहाँ पे? मथुरा में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पढ़ के जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप आराम से पढ़ें, इतनी चीज़ों को पढ़ें। इसके बाद से कुछ चीज़ें और बतानी हैं, जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों में कि मेरे सब्जेक्ट में बता दीजिए कि क्या पढ़ना है, या फिर सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कि क्या पढ़ना है, तो देखो अपने अपने सब्जेक्ट में जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कमांड रखें, ताकि आपसे पूछ ही दिया जाए कि, या फिर अगर मान लो आप लिटरेचर के हो, ठीक है, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, या फिर आपने हिंदी लिया हुआ है सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश हिंदी में क्या है, आपको अपने बुक से, भाई जब हिंदी पढ़ रहे हो तो ग्रामर आपका जो है तैयार होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ग्रामर पोर्शन भी रेडी होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसमें कोई एक ऐसा चैप्टर जो हो जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए, ऑथर्स होते हैं, उस काल के कवि होते हैं, तो आपको उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे तुलसीदास का ही कोई दोहा पूछ लिया गया आपसे, कई बार पूछा भी गया है आप यहाँ पे तुलसीदास के 2 दोहे बताइए, या फिर कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है उनका, ये सब चीज़ें बताइए, और जन्म कब हुआ था कबीरदास जी के कोई 2 दोहे बता दीजिए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों का नाम लेके पूछ लिया किस युग के हैं ये, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप ज़रूर से पढ़ के जाएँ हिंदी में, ठीक है। कुछ दोहे वगैरह भी पढ़ के जाएँ, और इंग्लिश में भी ठीक वही काम करें। जैसे कुछ आपकी साइड बुक्स भी होती हैं, ठीक है, कोई जो है आपका स्टोरी बुक होती है, इन सब चीज़, जैसे जूलियस सीजर है, इसके विषय में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पात्र थे इसमें। तो वैसे ही अपने अपने सब्जेक्ट के विषय में आपको पढ़ के जाना है। बहुत मैंने कहा है कि हर चैप्टर आपको एकदम जैसे घुस के पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है आपको, बस आप उसमें ये चीज़ रहे कि आपको अगर कोई चैप्टर है तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। इंग्लिश में भी जैसे कुछ चीज़ें हैं,
आपको जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, पता होना चाहिए ये सब। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ें, और बाकी चीज़ें जो हैं वो करंट से रिलेटेड और भी जो नॉर्मल कई सारी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे कराया जा रहा है, बाकी भी कराया जाएगा। आप यहाँ से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अपने में कॉन्फिडेंट रहें, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।